हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और सेफ़ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th फिज़िक्स से चैप्टर 3 करने वाले हैं, जिसका नाम है ग्रेविटेशन। हमने 2 चैप्टर्स पहले ही ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं क्लास 9th फिज़िक्स से। यहाँ पर आपको आइकन दिख रहा होगा, उस पर जाकर क्लिक करें और हमारे जो भी 2 चैप्टर हैं, प्रीवियस 2 चैप्टर हैं, यानी कि आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन और फर्स्ट चैप्टर आपका मोशन, वो वहाँ पर जाके आप पढ़ सकते हैं। तो इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक है, वो देखिए, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन होता क्या है, पहले ये देखिए। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट्स दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर बॉडी ऑफ द फोर्सेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस दैम। मैं इसका आपको मीनिंग बता देता हूँ। अब इस पर क्या कहा है इसमें, देखिए, जो ऑब्जेक्ट है यूनिवर्स में, जो ऑब्जेक्ट है, अब उस जो ऑब्जेक्ट है वो सारा मतलब जो कि है फोर्स हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अब अट्रैक्ट करने के बाद क्या है कि जो फोर्स अट्रैक्ट करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके रहती है, मास, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसकी रहती है, स्क्वायर के। अब इसको इससे समझ सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए, आप ये मैंने पूरा अच्छी तरीके से यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे इसको देखिए, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ये हो गया आपका क्या हो गया आपका ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मैं बताऊंगा इसकी वैल्यू क्या होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये क्या होगा m1 और ये क्या होगा m2। ये क्या है, पहला ये वाला m देखिए यहाँ पे, ये कौन सा m है, ये तो है m1, और छोटा वाला m क्या है, m2। मैं होप करता हूँ आपको इस चीज़ समझ आ रही होगी। और इसको किससे, रेडियस से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या निकल आएगी, आपकी फोर्स निकल आएगी। मैं होप करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी यहाँ समझिएगा। अब हमने जैसे कि अभी हमने पढ़ा है थोड़ी देर पहले, अभी पढ़ा है Gm1 इंटू m2/r², ये पढ़ा है अभी। मैं होप करता हूँ आपने देखा होगा ध्यान से, ठीक है। तो जी की वैल्यू मैंने आपको बताई 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर और पर केजी स्क्वायर, ये मैंने आपको भी बताया, ठीक है। अब क्या है, ग्रेविटी पूछा है, तो ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी ध्यान में रखना, फोर्स आपने ध्यान में रख ली। ग्रेविटी क्या होती है, ये जी छोटा, इसकी वैल्यू होती है 9.8, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है 9.8। जी क्या है, बड़ा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और m1 ये हो गया, m2 ये हो गया, और अपॉन r²। मैं होप करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। मैंने वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, आप देख सकते हैं। मैंने कैलकुलेट भी करके दिखाया है अच्छी तरीके से, आप देख सकते हैं। देख, सपोज करिए आपका, जैसे सपोज करो ये मास ऑफ अर्थ कितना है, 6 इंटू 10⁻24 kg। अब इसको हम मीटर में, और अगर इसका मीटर लगाएं तो रेडियस क्या है इसका, 6 इंटू 10⁻6 मीटर, क्या इसका रेडियस। तो हमें इस वैल्यू से क्या मिलेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको डिवाइड करने से आपका आंसर जो कि है आ जाएगा। मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कुछ और भी चीज़ पढ़ लेते हैं। देखिए, दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द एक्सेलरेशन फेल्ट बाई एनी फ्रीली फॉलिंग बॉडी टुवर्ड्स द अर्थ। वैल्यू ऑफ जी कीप्स चेंजिंग ड्यू टू वेरिएशन अर्थ्स रेडियस। अब देखो यार, जो भी चीज़ गिरती है तो अर्थ है जो कि अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जैसे सपोज करिए ये एप्पल गिरा, तो एप्पल अट्रैक्ट करता है। न्यूटन ने कहा था कि मेरे ऊपर एक एप्पल गिरा था, और वो आपने कहानी तो सुनी होगी न्यूटन वाली, मैं होप करता हूँ। और उसके मैं पूरा अच्छी तरीके से आपको मैं समझा देता हूँ। देखो, द मून्स फॉलिंग मून्स रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए, द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ। इफ द फोर्स अट्रैक्ट बिटवीन द अर्थ एंड द मून ceases, then the moon will continue to travel in a straight line path tangential to its orbit around the earth। अब देखो यार, इस पे क्या है, इस पे जो ये अर्थ है, जो इसके चारों ओर मून चक्कर लगा रहा है, उस पर भी कोई फोर्स लग रही होगी। उस फोर्स को हमने क्या कहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो कि वो क्या कर रही है, उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। मून क्या है, उसके ऊपर, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो वो क्या होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। एक होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आगे जो अभी हम इसी वीडियो में आपको बताएंगे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है, ठीक है। तो चलते हैं अगले। अब आती है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स मैं समझा देता हूँ। व्हेन अ बॉडी अंडरगोज सर्कुलर मोशन इट्स एक्सपीरियंस द फोर्स दैट एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। द सेंटर सीकिंग फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे समझिएगा, जब कभी भी कोई भी पूछे आपसे सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, तो आप ये जवाब देंगे। यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होती है जो फोर्स सेंटर की ओर लगती हो, जो फोर्स सेंटर की ओर लगती हो। यानी कि ये सेंटर की ओर लग रही है,
ठीक है। जो फोर्स सेंटर की ओर लगती हो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स करते हैं, और जो सेंटर से अवे लगती हो, यानी सेंटर से अवे फ्रॉम मतलब उससे दूर लगती हो, ठीक है, अवे लगती हो, ठीक है, टूवर्ड्स लगती हो, टूवर्ड्स द सेंटर लगती है, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो सेंट्रीपिटल फोर्स, और अवे फ्रॉम सर्कल तो क्या होगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं होप करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब फ्री फॉल एंड मोशन समझ लेते हैं। फ्री फॉल और मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज अंडर फ्री फॉल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो उसमें क्या बोला है, कोई भी ऑब्जेक्ट है आप उसको अगर गिराओगे तो उसका एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है, और g की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.8, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ पे अभी साइन कन्वेंशन सिखाएंगे आपको, देखिए थर्ड पॉइंट में, पहले सेकंड पॉइंट पढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ g डज नॉट डिपेंड ऑन मास एनी ऑब्जेक्ट बिग और स्मॉल एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्री फॉल ऑल थ्री इक्वेशन मोशन वैलिड फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट एज इट्स अंडर यूनिफॉर्म मोशन। मैंने आपको 3 इक्वेशन लिखवाई थी मोशन वाले चैप्टर में, यहाँ पे आइकन आपको दिख रहा होगा तीनों, उसमें फर्स्ट चैप्टर है जो कि मोशन, क्लास 9th फिजिक्स से, तो वो मैंने आपको समझा दिया है, तो वहाँ से जाके आप एक बार देख सकते हैं। आपको ये जो वीडियो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें जो पढ़ा रहा हूँ ग्रेविटेशन चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें जो इक्वेशन पढ़ी थी आपने, उसी के हिसाब से वहाँ पे जी की वैल्यू रखते हैं, वो डिपेंड नहीं करती किसी भी मास पे। यहाँ पे देखिए जो जी की वैल्यू है ना, जो जी की वैल्यू होती है वो कभी भी डिपेंड नहीं करती किस पे, मास पे, कि उसका मास कितना है, वो ऑब्जेक्ट कितना मोटा है, बड़ा है, कैसा भी हो ऑब्जेक्ट, वो जी की वैल्यू उस पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। वो 3 इक्वेशन पे डिपेंड करती है जो मैंने आपको बताई थी। एक और मैं फिर से बता देता हूँ आपको इक्वेशन क्या होती है वो, देखिएगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये होती है 3 इक्वेशन। मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब साइन कन्वेंशन देख लीजिए। साइन कन्वेंशन टुवर्ड्स द अर्थ जी इज पॉजिटिव, अवे फ्रॉम अर्थ जी इज नेगेटिव। कभी भी आप जैसे सपोज करो कोई भी करते हैं, और यहाँ पे ये बात ध्यान रखना, एस है जो यहाँ पे 2as है उसको जी लेंगे हमेशा, ठीक है। मैं होप करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। डिस्टेंस को क्या लेंगे, जी लेंगे, और ए को भी क्या लेंगे, जी लेंगे। तो जब कभी भी जी की वैल्यू लेंगे आप, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से गिर रहा है, सपोज करो ऊपर से यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से ऑब्जेक्ट गिर रहा है किस पे, अर्थ पे, तो यानी टुवर्ड्स द अर्थ गिर रहा है, तो जी की जो वैल्यू है वो क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, ठीक है। अगर नीचे से सपोज करें बॉल फेंक रहे हो, तो नीचे यानी अवे फ्रॉम अर्थ है, तो यहाँ जी की वैल्यू क्या लोगे, माइनस में लोगे, जी की वैल्यू माइनस में लोगे। मैं होप करता हूँ समझ आ गया होगा आपको। अब वेट एंड मास की ओर बढ़ते हैं। वेट और मास क्या होता है, इसमें डिफरेंस समझिए। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया एंड इज कांस्टेंट थ्रू आउट द यूनिवर्स। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग, द वैल्यू ऑफ जी चेंजेस। वेट इज नथिंग बट अ फोर्स अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट एम जी। यहाँ पे देखिए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, देखो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, उसको मेजर किससे किया जाता है, मेजर किसका है, इनर्शिया से मेजर किया जाता है। अब वो कांस्टेंट है यूनिवर्स पे कि मास ऑफ ऑब्जेक्ट इतना होगा, ठीक है, कांस्टेंट होता है। अब इसमें क्या बात आती है, वेट होता है, वेट। अब वेट को समझिए, वेट क्या होता है, वेट मतलब किसी भी बॉडी का चेंज हो सकता है। सपोज करिए आपका वेट, पहले आप पतले थे, आप मोटे हो जाएंगे, तो आपका वेट ज़्यादा हो जाएगा ना, तो कभी भी मतलब बढ़ सकता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कि है वो बढ़ती रहती है और घटती रहती है किसी ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। मैं होप करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मून 1/6 टाइम्स द वेट ऑफ द अर्थ। अगर जैसे सपोज करिए जो आपका वेट मून पर है, जो आपका वेट मून पर है, मून पर m लिख देता हूँ, और जो वेट आपका अर्थ पर है उसका 1/6 टाइम होता है यहाँ पे। सपोज करिए आप यहाँ पे हो, सपोज करता हूँ मैं, आप यहाँ पे 60 किलो के हो, तो मून पे जाओगे तो इंटू 1/6 हो जाओगे, यानी आप 10 किलो के हो जाओगे, ठीक है। मैं होप करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। आपका वेट यहाँ पे 60 किलो है, तो मून पे जाओगे तो 10 किलो हो जाएगा, ठीक है। 1/6 टाइम होता है, ठीक है। अब देखते हैं थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है। फोर्स एक्टिंग ऑन ए ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। प्रेशर थ्रस्ट पर यूनिट SI यूनिट पास्कल। फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉलर एरिया अप्लाइज मोर फोर्स देन द फोर्स एक्टिंग लार्जर एरिया। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके लिए। देखो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, जब कभी भी आप परपेंडिकुलर फोर्स लगाओगे, सपोज करिए आप एक निकल लेते हो, ठीक है, एक चोवा लेते हो और उसको दीवार में वॉल में आप किसकी हेल्प से, एक हथौड़े की हेल्प से आप उसको मारते हो, ठीक है। तो परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हो ना उस पर, तो उस फोर्स का नाम क्या दिया गया है, थ्रस्ट। ये बात ध्यान रखना, थ्रस्ट। और जो वो इफेक्ट है, अब उस पर कुछ प्रेशर भी लगेगा
कुछ प्रेशर भी अप्लाई करोगे तो उस प्रेशर की जो एसआई यूनिट है वो होती है हमेशा पास्कल। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और ये है कि फोर्स अगर छोटे एरिया में लग रही है, ध्यान रखना, फोर्स मैं समझा देता हूँ आपको। फोर्स अगर छोटे एरिया में लग रही है, छोटा एरिया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर की यानी पास्कल यूनिट होती है, प्रेशर क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा। अगर फोर्स ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा एरिया में लग रही है, ठीक है, तो पास्कल के यानी प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं होप करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। प्रेशर इन फ्लूइड्स। प्रेशर इन फ्लूइड्स क्या होता है, देखो। द प्रेशर exerted by a fluid in a container is transmitted undiminished in all direction on the walls of the container. Archimedes principle, why object float or sink. Upward the force exerted by fluid object known as upthrust or buoyant force. The magnitude of buoyancy depends on the density of fluids. Density of the object less and greater than will float. Density of the object greater than fluid, it will sink. According to the Archimedes principle, the body emerged fully, the partially in a fluid experiences upwards that is equal to the weight and the fluid displaced by it. इसका मीनिंग समझिए। अब वो क्या बोल रहे हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है वो देखिए पहले। जैसे डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, यानी कि आप ले लीजिए वाटर, उसकी डेंसिटी क्या है, वो उस डेंसिटी पे सपोज करिए यहाँ पे एक आप रख लीजिए पत्थर, ठीक है, और इतना पानी रख लीजिए। पानी की डेंसिटी कम होगी तो पत्थर जाके नीचे डूब जाएगा। अगर पानी की डेंसिटी ज़्यादा होगी तो पत्थर है जो कि क्या होगा, वो फ्लोट ही करता रहेगा। अब सपोज करिए नाव रखिए, नाव की डेंसिटी कम होती है और वाटर की होती है ज़्यादा होती है, तो उसके ऊपर क्या करती रहती है, वो फ्लोट करती रहती है। मैं होप करता हूँ ये समझ आ गया होगा। अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल ने क्या कहा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है कि जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट पानी के अंदर डूबता है तो उतना ही पानी अपना भार फेंक देता है। ठीक है, जैसे सपोज करिए आप कभी भी पत्थर डालना पानी में, तो पानी में पत्थर डालते हो तो पानी बाहर आता है, तो क्या है कि उतना ही जो अपना गैप है वो फिल करके अंदर जाता है और उतना ही पानी बाहर फेंक देता है। मैं होप करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी समझिए। रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो रिलेटिव डेंसिटी आपको कभी भी निकालनी हो, रिलेटिव डेंसिटी निकालनी हो, ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी को RD से मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, इक्वल टू क्या होती है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस की डेंसिटी रख लीजिए, DES से लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, और डेंसिटी ऑफ वाटर। कभी भी आप रिलेटिव डेंसिटी निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ वाटर। मैं होप करता हूँ समझ आ रहा होगा। अब स्टोरी क्या थी जो कि ग्रेविटेशन की, तो वो समझिए यहाँ पे। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन। जो केपलर ने दी थी ग्रेविटेशन के ऊपर, उसका लॉ समझ लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम्स में आ जाता है। विद द सन एज इट्स the line joining planets, the sun sweeps equals the cube and the mean distance planet of the sun, ये आ गया आपका अल्फा, ठीक है, सन स्क्वायर ऑर्बिटल टाइम पीरियड टी, तो आर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, अल्फा टी स्क्वायर। ये हमेशा ध्यान रखना दोस्तों। जो आपका सन है, सन क्या होता है, जो प्लैनेट्स है, सन के और चारों ओर प्लैनेट्स, सन के चारों ओर क्या है, प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो जो वो एरिया है, वो एरिया क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल में। कभी भी वो आपने सोचा कभी क्यों नहीं मिलते, क्योंकि उन्होंने जो घूमने का जो टाइम है वो इक्वल बटा हुआ है, ठीक है। अब वो कितना डिस्टेंस है एक से एक प्लेनेट में, तो ये इतना डिस्टेंस है, आर क्यूब अल्फा यहाँ पे एक कांस्टेंट माना गया, और टी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। मैं होप करता हूँ कि आपको ये चैप्टर है अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। और कोई भी, जैसे सपोज करिए आपको कोई भी मतलब आपको टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आप जाके हमारे यूट्यूब पर जाएंगे, आप सर्च बार में ही लिखना कोई भी, जैसे सपोज करिए चैप्टर फर्स्ट है मोशन, ठीक है, इंग्लिश का क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड, तो उसको सर्च करके जैसे सपोज करिए अ लेटर टू गॉड बाय करण ठाकुर एजुकेशन डाल दीजिए, आपको वहाँ पे जो कि वीडियो शो हो जाएगी, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं इजीली। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर टैप कर लें, ताकि जो हमारे अपडेट्स हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय।